एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले साइंस। तो आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से उनकी प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही होगी। तो आप लोगों को पता है फाइनली हमने क्लास 12 स्टार्ट कर दिया था। अभी हम सॉलिड स्टेट कर रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12। फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है आपका, ठीक है। काफ़ी सारी कमेंट सेक्शंस में देख रही थी, उसमें बच्चे पूछ रहे थे कि कितनी क्लासेस में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और सॉल्यूशन कब स्टार्ट करेंगे, या फिर आपका हैलोएल्केन्स हैलोअरीन्स कुछ स्कूल में स्टार्ट हुआ है तो वो वाला चैप्टर आपको पहले करना है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे। तो देखो, चैप्टर कब ख़त्म होगा, हमारा मेन एम ना चैप्टर को ख़त्म करना नहीं होना चाहिए कि इतने लेक्चर्स में ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा या उतने लेक्चर्स में वो वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि चैप्टर कब और कितने लेक्चर्स में ख़त्म होगा। अपने को जो मेन फोकस रखना है वो किस पे होना चाहिए कि हमें जो चीज़ करवाई जा रही है उसे हमें समझ आ रहा है या फिर नहीं समझ आ रहा। सॉलिड स्टेट में काफ़ी ज़्यादा मैंने पहले भी बताया था कि देयर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कई बार चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है, क्योंकि 3D है पूरा। तो 3D में चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अटेंशन, फोकस, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होता है। तो टाइम लगेगा। मैं आपको 4 to 5 लेक्चर्स में, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी। इसमें हम सारे यूनिट सेल्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स है और HCP यूनिट सेल है विच इज़ 3D वाली। वो सारे यूनिट सेल्स को हम यहाँ पे कवर करके ही छोड़ेंगे, चाहे लेक्चर 2 घंटे का हो, चाहे लेक्चर 3 घंटे का हो, चाहे वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर चीज़ों से मिलके ही यूनिट सेल्स बनती हैं। तो एक ही तरीके का टॉपिक है। कुछ समय बाद आपको ऐसा फील होगा भाई ये तो चीज़ें रिपीट हो रही है, बट चीज़ें अलग तरीके से रिपीट होंगी, ठीक है। तो वो एक साइड ऑफ पैटर्न है, यूनिफॉर्मिटी है इस टॉपिक के अंदर, तो हम इसे एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो आपका टॉपिक रह जाता है दैट विल बी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो पोर्शन रह जाता है। तो उसको हम एक लेक्चर और में कवर करके फिर 1-2 लेक्चर्स में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेंगे और चैप्टर आपका वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। थोड़ी सी बात ये है कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर आपको भेजा गया था उस फर्स्ट लेक्चर में रिस्पॉन्स ठीक था। आई वोंट से कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, मैं पहले बोलूँगी कि रिस्पॉन्स पहले अच्छे आ रहे थे। जब हमने पढ़ले 11th पे वीडियोस डालनी स्टार्ट करी थी तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था और अच्छा लगा था उसे देख के, ठीक है। फिर आप लोगों के एग्ज़ाम्स हुए, उसकी वजह से थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिला। बट द पॉइंट वॉज कि आप जब बच्चे आप लोग बोल रहे हो कि 12th का सिलेबस लेके आओ, 12th का सिलेबस लेके आओ, और अब हम जब 12th का सिलेबस लेके आए हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप खुद भी देखना चाहते हो तो ऐसा क्यों होता है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। फर्स्ट लेक्चर किसी भी चैप्टर का आता है तो उस पर बहुत सारे बच्चों ने देखा होता है, वो हमें व्यूज़ से पता लग जाता है। सेकेंड लेक्चर तक आते आते वो व्यूज़ डिप मारते हैं, थर्ड लेक्चर तक और डिप मारते हैं, फोर्थ लेक्चर तक और डिप मारते हैं। ऐसा क्यों? क्या हमें सिर्फ एक ही लेक्चर पढ़ना है? क्या एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर वाइंड अप करके देते हैं कि आपको? ऐसा तो नहीं है ना। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन हो सकता है लेक्चर नंबर 4 से पूछ लिया जाए, हो सकता है सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 से पूछ लिया जाए, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है हर एक लेक्चर। अगर मैंने पहले भी बोला है, अगर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, नो मैटर आप 15 चैप्टर कर रहे हो, 20 चैप्टर कर रहे हो, 25 चैप्टर कर रहे हो, लेकिन अगर आपने एक भी चैप्टर पकड़ा हुआ है तो मेक श्योर उस चैप्टर को आप 100% करो। 100% का मतलब क्या है? जो चीज़ मैं आपको करवा रही हूँ वो तो करो। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में समझो, नोट्स बनाओ उसके, ठीक है। साथ के साथ आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी साइड से भी इक्वल मेहनत होगी तो ही एक सक्सेसफुल हमें रेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हो, जो लेक्चर नंबर 1 ऑफ सॉलिड स्टेट पार्ट 1 में था वहाँ पे अच्छे व्यूज़ गए थे, बट पार्ट 2 में आई डोंट नो व्यूज़ नहीं आए। और पार्ट 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने पार्ट 2 नहीं करा ना तो पार्ट 3 में दिक्कत आएगी आप लोगों को।
तो प्लीज़ इसको सिंसियरली लेना स्टार्ट कर दो। 12th में आ गए हो, 12th में ऑल इंडिया लेवल पे compete करते हैं। जब ऑल इंडिया लेवल पे compete करते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी होती है, एंड में आके कुछ नहीं होता। अपनी जो हैबिट हमने बना रखी ना कि पेपर से 15-20 दिन पहले ही पढ़ेंगे और फिर पेपर क्लियर हो ही जाएगा। पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा, नहीं भी पढ़ोगे तो भी पेपर क्लियर हो जाएगा, ये मैं बोल रही हूँ। बट क्या आपकी सोल सेटिस्फाइड रहेगी? क्या आपको मजा आएगा? कोई चीज को क्लियर करना इज वन थिंग, वो हो जाता है, आप कुछ ना कुछ लाइफ में कर लोगे, बट जिस टाइम पे जो एफर्ट्स लगाने हैं वो एफर्ट्स अगर आपने नहीं लगाए ना, तो फ्यूचर में आपको रिग्रेट होगा। आपको लगेगा कि काश मैं क्लास 12th में पढ़ लेता, या फिर अगर 10th में मार्क्स कम आए होंगे तो आपको लगेगा कि काश मैं क्लास 10th में पढ़ लेता। क्योंकि आप मानो या ना मानो 10th और 12th के मार्क्स आपकी हर एक चीज़ को इफेक्ट करते हैं, आपके एडमिशन्स को इफेक्ट करते हैं, आपकी जॉब को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात है। अब आप देख लो, आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो छोड़ दो, फिर आप लेक्चर नंबर 1 भी मत देखना। ठीक है, चलिए, तो आपकी मर्जी है आप इसको कैसे देखना चाहते हैं। सॉलिड स्टेट में हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। एज आई सेड कि यहाँ पे हम हर एक यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी यूनिट सेल्स है उसको सभी चीज़ें हम यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे। हमें 4 यूनिट सेल्स पढ़नी होती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़नी होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़नी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स पढ़नी होती है, और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D वाली यूनिट सेल पढ़नी होती है। यूनिट सेल क्या होती है मैंने काफ़ी डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में भी बताया है। इनफैक्ट मैंने लेक्चर नंबर 2 में सब कुछ करवाया है, और लेक्चर नंबर 2 का एप्लीकेशन रहेगा यहाँ पे। अगर आपको लेक्चर नंबर 2 नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगी इसमें। ठीक है, तो मेक श्योर आप पार्ट 2 ज़रूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 2। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। एज आई सेड कि यहाँ पे हम 3D यूनिट सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स बनती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स बनती है, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, वॉइड क्या होते हैं, कितने वॉइड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि आपकी जो लैटिस का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, जो क्रिस्टल लैटिस आपकी बनती है वो कैसे बनती है। पहले तो एक एटम आता है, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके इस तरीके से एक डायरेक्शन में आपके पार्टिकल्स चलते हैं, तो ये 1D लैटिस का फॉर्मेशन होता है। फिर ये 2 तरीके से 2D लैटिस बना सकता है। 2 तरीके से मतलब ये जो 1D लेयर है अब सेकेंड डायमेंशन में जाएगी, हो सकता है वो एटम के नीचे एटम लग जाए, हो सकता है वो एटम 2 एटम्स के बीच में एटम लग जाए। तो एटम के बीच में अगर एटम वाली लेयर लगती जा रही है, ठीक है, एटम के बीच में एटम वाली लेयर अगर लगती जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये हमने 2D में पढ़ा था। हो सकता है 1D वाली लैटिस के अंदर एटम के बीच, 2 एटम्स के बीच में एटम्स लगते जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली फॉर्मेशन हो जाएगी। ये इस तरीके से हमने 2D लैटिस का फॉर्मेशन करा था, है ना। 2D लैटिस के बाद, क्योंकि अभी सेकेंड डायमेंशन में चलने लग गया, ठीक है, सेकेंड डायमेंशन के बाद हमने यहाँ पे बोला था कि आपका थर्ड डायमेंशन आ जाता है। सेकेंड डायमेंशन के बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, थर्ड डायमेंशन आ जाता है। थर्ड डायमेंशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2D के ऊपर एक और 2D लेयर, फिर 2D लेयर, एटम के ऊपर एटम लगा सकते हो या फिर एटम के बीच में एटम लगा सकते हो, और इस तरीके से थर्ड डायमेंशन वाली क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। और जो भी यूनिट सेल बन के आती है हमारे सिलेबस में, क्यूबिक यूनिट सेल सिलेबस में हमारे है, तो हमें क्यूबिक यूनिट सेल पढ़नी होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला जो यूनिट सेल है दैट इज 3D यूनिट सेल। तो हम 3D क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन देखेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से इनमें पैकिंग होके ये वाली यूनिट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। अब हर यूनिट सेल से कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वही कॉमन क्वेश्चंस हम हर यूनिट का डिस्कस करेंगे। क्लियर है। सो यहाँ पे देखिए फटाफट से कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि किस तरीके से या कैसी पैकिंग हुई है और आपको वो पर्टिकुलर यूनिट सेल बन के मिली है। ठीक है, तो पैकिंग कैसी हुई है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पैकिंग के बाद पैकिंग एफिशिएंसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट पैकिंग एफिशिएंसी।
कई बार बोर्ड्स में डेरिवेशन आ जाती है, वो बोल देते हैं डिराइव द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर योर बीसीसी यूनिट सेल। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे बोर्ड में आया था, फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी या हाउ विल यू एक्सप्लेन द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परसेंटेज वॉइड कैसे निकालते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद वॉइड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के वॉइड्स होते हैं, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी यूनिट सेल में किस तरीके का वॉइड होता है और कितने वॉइड्स होते हैं, ये पूछा जाता है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, अगर ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको नई लग रही है तो मेक श्योर ये मैंने सब कुछ पार्ट 2 में कवर करा हुआ है। किस तरीके के वॉइड्स होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब कुछ मैंने पार्ट 2 में कवर करा हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यूनिट सेल हमें पढ़नी है दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल्स दो तरीके की होती थी, एक होती थी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और दूसरी होती थी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। जो सेंटर्ड यूनिट सेल्स होती है उन्हें हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी बोलते थे। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में क्या होता था, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में आपके एटम्स सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते थे, एटम्स सिर्फ कॉर्नर ऑफ द क्यूब को वो ऑक्यूपाई कर रहे होते थे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना। आप लोग जानते हो, मैं पहली बार ये नाम नहीं ले रही हूँ, हम जानते हैं ये क्या है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब है यहाँ पे जो एटम्स होंगे, एक क्यूबिक यूनिट सेल होगा इस तरीके से, है ना, और एटम्स कहाँ पे ऑक्यूपाई करे होंगे अपनी पोजीशंस, यहाँ पे जो एटम्स हैं वो कॉर्नर ऑफ द क्यूब को ही ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, वो सिर्फ कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे ही प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। एटम्स क्या होंगे, कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे ही प्रेजेंट होंगे। अ पॉइंट इज कि ये वाली यूनिट सेल बनती कैसे है, ये वाली यूनिट सेल बनती कैसे है, तो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके की पैकिंग से आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल बन रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन के आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में किस तरीके से एटम्स या पार्टिकल्स पैकिंग दिखा रहे हैं और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। सो इफ आई ड्रॉ द एटम, इस तरीके से हमने एटम बनाया था, है ना, और इस तरीके से हमने क्या करा था, आपकी 1D यूनिट सेल का फॉर्मेशन करा था, राइट। 1D यूनिट सेल का फॉर्मेशन करा था। 1D से 2D यूनिट सेल बनाई। 2D कैसे बनाओगे, यहाँ पे हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली 2D यूनिट सेल देखनी होती है। ये आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली 2D यूनिट सेल, जहाँ पे एटम्स के नीचे एटम्स लगाए थे, राइट। ये हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली यूनिट सेल आ गई। ठीक है, स्क्वायर क्लोज वाली यूनिट सेल आ गई। अब अगर इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D यूनिट सेल को मैं ए लेयर बोल दूं, क्या बोल दूं, ए लेयर। 2D से 3D में जाना है। 1D से अभी हम 2D पे गए, अब 2D से 3D पे जाना है। यहाँ पे 2D की स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने ली है, 2D की स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने अभी ली है। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हमने ए लेयर बोल दिया। क्लियर है? अब 2D से 3D पे जाना है और आपको पता है जब भी हमें पैकिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम एटम के ऊपर एटम चढ़ा देते हैं, राइट। देखो क्या करते हैं, एटम के ऊपर एटम चढ़ा देते हैं या फिर एटम के बीच में एटम रख देते हैं। तो अगर ये मेरी ए लेयर है, अगर ये मेरी ए लेयर है, इसको ध्यान से सुनते जाना नहीं तो नहीं समझ आएगा प्लीज। इसके ऊपर हमें ये 2D की लेयर रखनी है। ये 2D की लेयर ऐसे रख सकते हो कि एटम के ऊपर एटम हो जाए या फिर एटम्स के बीच में एटम्स हो जाए। इस तरीके से आप पैकिंग कर सकते हो, एटम के ऊपर एटम या फिर एटम्स के बीच में एटम। लेकिन स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग यूनिट सेल के ऊपर
दूसरी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखनी होती है, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, इस तरीके से आपके एटम्स के ऊपर एटम्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो एटम के ऊपर एटम इस तरीके से रख दिए, एग्जैक्टली ऊपर होंगे, बट थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने आगे करके दिखाया। अब कोई भी यूनिट सेल अगर बनती है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, कोई भी यूनिट सेल आपको मिलेगी, वो जो यूनिट सेल आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी, हम एटम्स का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, एटम्स का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। एटम के ऊपर एटम वाली लेयर ही रखी गई, तो ऊपर जो व्हाइट लेयर होगी वो भी ए लेयर होगी, इसके ऊपर और लेयर्स पुट अप करी होगी, तो ये ए पैकिंग से बनती है, ठीक है। ए पैकिंग इसे बोलते हैं। 2D की ए पैकिंग अगर हो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की ए लेयर एक दूसरे के ऊपर रखी जाए, तो यहाँ से देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बन के आएगा। अगर नीचे वाले जो एटम्स हैं उनका सेंटर पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ध्यान से देखो, नीचे वाले जो यूनिट सेल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनका सेंटर पॉइंट यहाँ पे दिखा दूँ। इसके एग्जैक्टली ऊपर वाइट एटम्स प्रेजेंट होंगे। लेट अस से कि वाइट एटम्स, इस एटम के ऊपर एग्जैक्टली ये वाइट एटम प्रेजेंट है, ऐसे ही ये वाइट एटम प्रेजेंट है, इसके ऊपर एग्जैक्टली वाइट एटम, इसके ऊपर एग्जैक्टली वाइट एटम। और जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो देखो ये यूनिट सेल मिली है, जब आप इनको ज्वाइन कर रहे हो तो ये वाली यूनिट सेल मिल रही है आपको। तो ये क्या है, ये क्या है आपकी, दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसे ही इसके पीछे एटम होंगे, यहाँ पे एटम्स होंगे इस तरीके से, अब देख रहे हो, इस तरीके से यूनिट सेल्स आपकी या क्रिस्टल लैटिस आपकी बनती जाएगी, ऐसे नीचे होगी और वो पूरे 3 डायमेंशन में एक्सटेंड हो रही होगी, इस तरीके से होगी। तो हम इसमें से एक ये वाला पैटर्न ले लेते हैं और बोलते हैं कि ये जो यूनिट सेल हमें मिली, ये हमारी क्या होगी, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि यही तो हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं, जहाँ पे एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एटम्स कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल में प्रेजेंट है, मतलब जो एटम्स के सेंटर है वो कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो दिस इज योर प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। एग्जैक्ट दिस इज द एटम के सेंटर पार्टिकल्स, लेकिन पूरा एटम ये है इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा एटम है इस तरीके से। ये है, हमने सिर्फ सेंटर पॉइंट्स को ही ज्वाइन करा है, बट एटम्स पूरा ऑक्यूपाई करे, देखो। और यहाँ पे देखो, हमें ना एक R और Z के बीच में रिलेशनशिप निकालना होता है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर ये पिंक वाली यूनिट सेल हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एटम का सेंटर हमने माना, तो ये उसका रेडियस हो जाएगा यहाँ तक, ऐसे ही यहाँ तक दूसरे वाले एटम का रेडियस हो जाएगा। और ये पूरा है क्या, ये पूरा क्या है, ये आपकी डायमेंशन है, किसकी, ये पूरा क्या है, ये पूरी डायमेंशन है एक यूनिट सेल की। तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू R प्लस R, A इज इक्वल्स टू 2R का रिलेशनशिप निकलता है, मैं फिर बताऊंगी जब पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, यहाँ पे जो यूनिट सेल मिलके आई है A पैकिंग से, वो कौन सी मिलके आई है, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सी मिलके आई है, ये वाली यूनिट सेल को बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे एटम्स जो है इस तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। सेंटर बनाया, तो ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस R हो जाएगा, यहाँ से लेकर दूसरे वाले एटम का सेंटर का डिस्टेंस R हो जाएगा। और आप ये बोलते हो ये जो लेंथ है क्यूब की, लेट अस से कि A लेंथ है, तो रिलेशनशिप क्या होगा, A इक्वल्स टू 2R का रिलेशनशिप होगा। ये हमें बताना होता है, और ये क्यों चाहिए होता है, ये हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालने में काम आता है, ठीक है। ओके, सिंस वी नो दैट एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, और हम फर्स्ट लेक्चर में भी हमने देखा था और लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, जो एटम्स कॉर्नर ऑफ द क्यूब को ऑक्यूपाई करते हैं, तो एक क्यूब में या फिर एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 का ही कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे 8 एटम्स जो हैं वो कॉर्नर ऑफ द क्यूब को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट। 8 एटम्स कॉर्नर ऑफ द क्यूब को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो 8 इंटू 1/8
that is total atom in a unit cell is equals to 1. So atom in a simple cubic unit cell के लिए z वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और A इज इक्वल्स टू 2r का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि हमें पैकिंग एफिशिएंसी हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है. पैकिंग हमें पता लगी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कि AA टाइप की पैकिंग से आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे जो A लेयर होती है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली लेयर होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D वाली होती है. ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे ही करके मैंने आपको बनाया और यहाँ से ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन के आई, जहाँ पे z वैल्यू वाज इक्वल्स टू 1 एंड a इज इक्वल्स टू 2r. ठीक है, a इज इक्वल्स टू 2r. अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था कि आपके टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स विच इज फाउंड टू बी z इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू 100, है ना, यही थी. अब फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपने खुद ही ने बोला कि z वैल्यू कितनी है, 1, और a इज इक्वल्स टू 2r के इक्वल आया. ठीक है, तो जब आप इसमें चीजें पुट अप करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी में z वैल्यू 1 लिखो, 4/3 पाई r क्यूब, और a की जगह क्या लिख दो, a की जगह 2r का होल क्यूब करके लिख दो इंटू 100. ठीक है, सो दिस विल बी 4/3, पाई की जगह 3.14 या 22.17 करके लिख लेना, इंटू आर क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 आर क्यूब इंटू 100. तो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, और यहाँ पे जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 52% की आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आने वाली है. 52.2 या 52.4%, या 52% अप्रॉक्स करके बोल सकते हो, इतने की पैकिंग एफिशिएंसी आने वाली है. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी इस तरीके से निकलती है. और अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज परसेंटेज वॉइड, तो 100% में से 100 में से अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी को माइनस कर देते हैं तो आपको वहाँ पे परसेंटेज वॉइड मिल जाता है. ठीक है, परसेंटेज वॉइड मिल जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 48% आपको वॉइड का परसेंटेज मिलेगा. तो हमने सेकेंड पार्ट डिस्कस कर लिया, इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज वॉइड डिस्कस कर लिया. अभी हमें डिस्कस करना है जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमें मिली है उसमें वॉइड कौन सा है, और वॉइड है तो वो कितना वॉइड है वो आपको बताना है. उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट आता है. सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं आपके इसमें जहाँ पे हमें ये बताना होता है कि कौन सा वॉइड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कौन सा वॉइड है. तो मैंने आपको बताया था 3D यूनिट सेल्स में 3 तरीके के वॉइड्स होते हैं. कौन कौन से वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड होता है. ये हमें बताना होता है, ये हमें पता है, मैंने लेक्चर नंबर 2 में ये चीज़ डिस्कस करी है. ठीक है, सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर ऑफ द क्यूब को ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस तरीके से. एटम्स कॉर्नर ऑफ द क्यूब को ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस तरीके से. ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये जो बीच में खाली स्पेस होगी इसकी वजह से हमारे पास जो वॉइड मिलके आएगा, ये जो खाली स्पेस बीच में होगी ये क्या होगा, इसे बोलेंगे क्यूबिकल वॉइड. इसे क्या बोलते हैं, क्यूबिकल वॉइड. क्यूबिकल वॉइड 8 एटम से मिलके बनता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिकल वॉइड विल बी 8. कौन कौन से 8 एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम से मिलके बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिकल वॉइड हो गया. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिकल वॉइड इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8. इसकी पोजीशन के ऊपर भी बात आती है. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ है, बॉडी के सेंटर पे है. तो इट इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर. ठीक है, बॉडी सेंटर पे ये क्यूबिकल वॉइड प्रेजेंट है, और ये पूरा एक क्यूबिकल वॉइड बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है. तो इसके अंदर आपका एक क्यूबिकल वॉइड होता है. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ क्यूबिकल वॉइड एग्जिस्ट करता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और उसका जो पोजीशन या लोकेशन है क्यूबिकल वॉइड का वो बॉडी के सेंटर पे है, और वो पूरा एक आपका
क्यूबिकल वॉइड बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर वॉइड इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ 1, और वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कई बार पूछ लेते हैं। तो क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका पूछ लेते हैं, वॉइड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूबिकल वॉइड अगर होगा तो वो 8 एटम से मिलके बनता है, तो क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, राइट। ऐसे ही टेट्राहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा 4, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा 6। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो इस तरीके से 6 एटम्स, ये जो 6 एटम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे और एक नीचे, ये जो बीच में खाली स्पेस बनता है 6 एटम्स की वजह से, ये होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और 6 एटम्स मिलके बना रहे हैं तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है 6 रहता है, ठीक है। आप इनको बोल सकते हो कि इस तरीके से अगर आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो, एक सीधा और एक उल्टा ट्रायंगल, तो बीच में क्यूबिकल वॉइड बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए आपको इस तरीके से 4 एटम्स बीच में ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और क्यूबिकल वॉइड में आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द क्यूबिकल वॉइड, उनका नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दिया। अभी बात होती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो एटम्स है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसकी बात आती है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये वाली लैटिस हमने बनाई थी, ठीक है। हमें लैटिस में एग्जैक्टली चीज़ें प्रेजेंट होती है, सिर्फ स्टडी करने के लिए यूनिट सेल की बात करते हैं, बट एक्चुअली वो लैटिस का ही पार्ट होता है, राइट। सो अगर हमें देखना है कि एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो, हमें ये लैटिस पूरी दी हुई है, हमने लैटिस का एक पोर्शन उठाया हुआ है, लैटिस का एक पोर्शन उठाया हुआ है। हमारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमारे एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है। सो आप देख सकते हो हमने सिर्फ क्रिस्टल लैटिस का एक पोर्शन उठाया हुआ है। आप इसको और भी एक्सटेंड करना चाहते हो तो हर डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हो, आगे भी लेके आ सकते हो, पीछे भी, साइड में भी, ऐसे भी। तो अगर हम ये वाले यूनिट सेल कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे ये वाली यूनिट सेल जहाँ पे ग्रीन एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, एक तो ये वाली यूनिट सेल हो जाएगी। ऐसे ही इसके पीछे भी यूनिट सेल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, इसके पीछे भी यूनिट सेल है, इसके आगे भी यूनिट सेल्स होंगी, है ना। हम ये वाली यूनिट सेल एक बार देखते हैं, ठीक है। ऐसे इसके पीछे भी यूनिट सेल होगी ना, पीछे वाली यूनिट सेल के एटम्स येलो मान लें, ये एटम जो है पीछे वाली यूनिट सेल का भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। ये वाला एटम आगे वाली यूनिट सेल और पीछे वाली यूनिट सेल का भी पार्ट है। ऐसे ही ये पीछे वाला ये एटम इनके पार्ट है पीछे वाली यूनिट सेल के, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही देखो साइड वाली यूनिट सेल देखते हैं, तो ये एटम्स कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। ये एटम, ये एटम, ये एटम इस यूनिट सेल का भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो और भी यूनिट सेल्स होंगी, इसके पीछे यूनिट सेल के एटम्स बनाए। ये वाला जो एटम है जो बीच में बनाया हुआ है, यहाँ पे 8 कलर्स भर जाएंगे। हमने ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड तो भर ही दिया, ऊपर वाले यूनिट सेल्स के भी एटम्स के कलर्स यहाँ पे भर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो पॉइंट सिंपल सा ये है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम इस पर्टिकुलर एटम को पकड़ लेते हैं, तो ये एटम और कितने एटम से जुड़ा हुआ है या लिंक्ड है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये एटम इस एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एटम इस एटम की से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे जा रहा है, ये एटम आगे वाली यूनिट सेल में भी आ रहा है, पीछे वाली यूनिट सेल में भी आ रहा है। ये एटम आगे वाले यूनिट सेल के एटम से भी एच से कनेक्टेड है। ये एटम साइड वाले यूनिट सेल के एच से इस एटम से भी कनेक्टेड है। ये वाला जो वाइट एटम है
यहाँ इस एज से भी नीचे वाले यूनिट सेल के एटम से कनेक्टेड है, समझ रहे हो? इससे भी कनेक्टेड है और ऐसे ही कौन सा ले, वाला ले रहे, ऊपर वाले एटम के यूनिट सेल से भी कनेक्टेड है। तो ये जो वाइट एटम बनाया हमने, ये कितने एटम से कनेक्टेड है? दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो 6 एटम से कनेक्टेड है। तो इस एटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। ऐसे ही इस एटम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। कैसे? ये वाला एटम इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड होगा, 4 ही हो गए। इसके साइड में भी 2 यूनिट चलेगा, 5वां एटम वहां से, छठा एटम 1 2 3 4 ऊपर वाले एटम से और एक नीचे वाले एटम से, तो इसका भी 6 होगा। हर एक एटम का 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इस एटम को पकड़ लो, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इसके पीछे होगा, इसके साइड में होगा, इसके आगे होगा, इसके नीचे होगा। इस तरीके से ये भी 6 यूनिट सेल से कनेक्टेड है, ठीक है। 6 बेसिकली नेक्स्ट एटम से कनेक्टेड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट है उसका कितना आता है? 6 आता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, तो वी आर डन विद योर, हमने खत्म कर दिया है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसे ही हम देखेंगे अब पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज वॉइड कौन कौन से हैं, कितने नंबर के वॉइड्स हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हमें अभी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स के लिए देखनी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट यूनिट सेल विच इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें पैकिंग डिस्कस करनी है। क्या डिस्कस करनी है? पैकिंग डिस्कस करनी है। तो जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए लेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की ले रहे थे और उसको एक के ऊपर एक रख के सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमें मिल रही थी, ऐसे ही बॉडी सेंटर में आपकी जो पैकिंग होती है 1D से 2D बनाओगे। 2D की कौन सी यूनिट सेल, कौन सी लेयर लोगे वो मैं आपको बताऊंगी, और फिर वो किस तरीके से पैक होगी 3D बनाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पहले ही लिख लो, यहाँ पे हमें 2D की फिर से स्क्वायर प्लेनर पैकिंग लेनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी AB टाइप की पैकिंग होके आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग की AA टाइप की पैकिंग हो रही थी, लेकिन BCC ऑब्टेन करने के लिए AB टाइप की पैकिंग होने वाली है, ठीक है। तो किस तरीके से होगी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि ये हमने एक एटम लिया, राइट, ये हमने एक एटम लिया, इसकी 1D यूनिट सेल बना रही थी इस तरीके से, 1 डायमेंशन बनाई थी, यूनिट सेल बोल रही हूँ बार बार, इसको क्रिस्टल लैटिस ही समझना। 1 डायमेंशन में गए थे, फिर 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज वाली लेनी है तो यही ले लो, है ना, स्क्वायर क्लोज वाली लेनी है तो ये ले लेते हैं, ठीक है। फिर अब ये 2D की स्क्वायर क्लोज वाली बहुत सारी होंगी, स्क्वायर क्लोज वाली बहुत सारी होंगी, राइट, इस तरीके से होंगी, ठीक है। अब ये 2D के ऊपर 2D वाली लेयर रखी जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूं यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, बट मैं आपको दिखाऊंगी, ध्यान से देखना। अब ये 2D की जो फर्स्ट लेयर है, अगर मैं इसे A लेयर बोल दूं, ठीक है, इसके ऊपर मुझे 2D की नेक्स्ट लेयर पुट करनी है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट लेयर है मैं इसको कलर चेंज करके दिखा देती हूँ आपका। लेट अस एज्यूम कि ये ऑरेंज कलर वाली लेयर है, ऑरेंज कलर के एटम्स है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वाइट, इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, हम ऑरेंज कलर वाली लेयर मान लेते हैं, इस तरीके से है, ठीक है, समझ जाओगे ना, ऑरेंज लेयर है, ओके। अब इसके ऊपर रखना है हमें। अब 2 तरीके हैं, या तो A के ऊपर A लेयर रख दो जो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में करा था, बट अब हमें B लेयर बनाने हैं तो एटम्स के बीच में एटम रखना पड़ेगा।
तो ये वाली जो लेयर है अब मैं एटम्स के बीच में रख रही हूँ, देख रहे हो एटम्स के बीच में एटम्स रख रहे हो, ये बी लेयर है, एटम्स के बीच में रखा गया है, ठीक है। इसको बी लेयर बोल देते हैं क्योंकि एटम्स के ऊपर एटम रखे जाएंगे तो वो ए लेयर ही बोली जाएगी, ये बी लेयर हो गई, ठीक है। तो ये ऑरेंज वाले एटम जो हैं इस तरीके से क्या होंगे, ये बी लेयर के एटम्स हो गए, ठीक है, ये बी लेयर के एटम्स हो गए। इसके बाद फिर से क्या रखी जाएगी, ए लेयर रखी जाएगी, ये बी लेयर के एटम्स हो जाएंगे इस तरीके से और पूरा कंटिन्यू होता जाएगा, नीचे तक भी, साइड में भी, ऊपर तक भी, ये बी लेयर के हो गए। फिर से क्या रखी जाएगी, ए लेयर, सो दिस इज योर ए लेयर। तो ए लेयर मतलब जो नीचे वाली लेयर है उसके ऊपर रख दो, इस तरीके से रख दो ऊपर, इस तरीके से, थोड़ा सा मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे करके रख दी, ठीक है। सो वी हैव नीचे ए लेयर, फिर येलो कलर की बी लेयर है, फिर ए लेयर है। अब यूनिट सेल बनाने हैं तो इन एटम्स का सेंटर पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सो इफ आई टेक ये वाला पोर्शन, जो नीचे ए लेयर है उनके सेंटर एटम्स ये वाले ले ले, ठीक है। इसके ऊपर बीच में है एक येलो एटम, तो उसका सेंटर पॉइंट ये ले ले, ठीक है। और इसके ऊपर फिर से ए लेयर है, राइट। तो हम इसको दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना किस तरीके से बना रही हूं। जो फर्स्ट लेयर है आपकी, जो फर्स्ट लेयर है उसके 4 एटम्स का सेंटर पॉइंट्स मैंने ले लिए, ये 4 एटम्स के सेंटर पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब इन 4 एटम्स के बीच में एक एटम रखा गया, ठीक है। इन 4 एटम्स के बीच में एक एटम रखा गया जो बी लेयर से आया, ठीक है। अब ये बी लेयर हो गई, ऑरेंज वाले बी एटम की लेयर हो गई, नीचे जो 4 वाले थे वो ए लेयर के हो गए। अब इसके ऊपर एक और ए लेयर आएगी, तो इसके ऊपर एक और ए लेयर का मतलब क्या है, इस एटम के ऊपर एक एटम, इस एटम के ऊपर एक एटम, इस एटम के ऊपर एक एटम और इस एटम के ऊपर एक एटम। तो कौन सी यूनिट सेल बन के आई, अगर सिर्फ ए लेयर थी तो प्रिमिटिव यूनिट सेल बन के आ रही थी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्या हो रही है, ए बी टाइप की लेयर बन के आ रही है। तो उसी की वजह से यहाँ पे बॉडी सेंटर में बी लेयर की एटम की वजह से अब ये जो यूनिट सेल बन के आई है, इस यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि एक नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल है, जिसका मतलब एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट नहीं है, उसके अलावा एक बॉडी सेंटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी Z वैल्यू आपको निकालनी आती है, Z वैल्यू एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस एक बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, तो Z वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी 2 आ जाएगी। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में Z वैल्यू 2 है। हमें एक और चीज देखनी होती है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी हमें निकालनी होती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हम बोल रहे थे कि A इज इक्वल्स टू 2R के इक्वल होता है, इस केस में A इज इक्वल्स टू 2R नहीं लोगे। द रीजन बिहाइंड दैट इज, जब हमने ये यूनिट सेल बनाई तो फर्स्ट लेयर के एटम्स इस तरीके से प्रेजेंट थे। हमने बोला कि ये सेंटर और ये सेंटर ज्वाइन कर दो, तो A जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2R के इक्वल आना चाहिए, बट वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में था। इसके बाद जब आप इसके ऊपर एक बी लेयर का एटम रखते हो ना, उसकी वजह से क्या होता है, जब आपने बीच में रखा ना तो इन दोनों एटम्स के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है। जब बी लेयर का एटम इनके ऊपर गिरता है तो बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, ठीक है। अब जो A है आपका, अब जो A था विच इज R और R, उसके बीच में ये वाला पॉइंट नहीं आता, समझ रहे हो। तो वो A इक्वल्स टू 2R नहीं होता, क्योंकि जब आपने बीच में रखा तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ गया, तो A इक्वल्स टू 2R एग्जैक्ट नहीं होता। यहाँ पे जो एटम्स टचिंग होते हैं, हम A और R के बीच में जो रिलेशनशिप निकालते हैं वो टचिंग एटम के बीच की वजह से निकालते हैं। यहाँ पे जो टचिंग एटम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो नीचे वाली लेयर का एक एटम ये ऊपर वाले बॉडी सेंटर वाले एटम्स को टच करेगा, और इसके ऊपर जो लेयर है उसका ये वाला एटम, ये टचिंग एटम्स है। मतलब बॉडी डायगोनल पे जो एटम्स लाई कर रहे हैं, ये वाला एटम नीचे वाली लेयर का लेटर से ये वाला एटम इसको टच कर रहा होगा,
और ये वाला एटम ऊपर वाली लेयर को टच कर रहा होगा। तो बॉडी डायगोनल के एटम्स यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। टच करने का मतलब ये है कि नीचे वाली लेयर का आधा एटम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ऊपर वाली लेयर का ये बी एटम बॉडी सेंटर को ऑक्यूपाई कर रहा है, और यहाँ पे ऊपर वाली लेयर का आधा एटम यहाँ पे इस तरीके से ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, ए और आर के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, राइट। तो आप बोल सकते हो कि बॉडी डायगोनल, अगर आप देख रहे हो इस क्यूब की यूनिट लेंथ ए ले रहे हो, तो बॉडी डायगोनल क्या होता है, a√3, ठीक है। ये एटम r लेंथ का हो गया, ये पूरा एटम यहाँ पे है तो 2r हो गया इसका ये डिस्टेंस, और नीचे से r, तो r + 2r + r कितना हो गया, 4r। तो रिलेशनशिप बिटवीन r एंड a इज 4r = a√3। अब इन दोनों को यूज करके पैकिंग एफिशिएंसी निकाली जाती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी = z × 4/3πr³ डिवाइडेड बाय a³। तो z × 4/3πr³ डिवाइडेड बाय a³ × 100। z की वैल्यू कितनी निकाली, 2। बीसीसी यूनिट सेल के लिए z की वैल्यू 2 निकाली, 4/3πr³ हो गया। और a की जगह क्या पुट करना है, a की जगह 4r/√3 का होल क्यूब पुट करना है। 4r/√3 का होल क्यूब पुट करना है इंटू 100। तो इसको देखो कैसे आएगा, 2 × 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे πr³, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई, ये 3√3 और ये r³ से r³ कैंसिल। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी 68% आएगी। कितनी आएगी पैकिंग एफिशिएंसी, 68% आएगी। तो बीसीसी यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है एटम की, दैट इज 68%। आई होप इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और आपसे अगर पूछ ले परसेंटेज वॉइड कितना है, तो परसेंटेज वॉइड के लिए 100 में से 68 को माइनस कर दो, तो वहाँ से परसेंटेज वॉइड आ जाएगा। तो बीसीसी यूनिट सेल आपकी कैसे बनती है, आपकी AB टाइप की पैकिंग से बीसीसी यूनिट सेल बनती है। पैकिंग एफिशिएंसी 68% आती है, 100 में से 68 को माइनस कर दो तो परसेंटेज वॉइड मिल जाता है। अभी हमें बात करनी है जो बीसीसी यूनिट सेल है उसमें कौन से तरीके के वॉइड्स आपको मिलते हैं, और जो भी तरीके के वॉइड्स मिलते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है और कितने नंबर के आपके वो होते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स डिस्कस वॉइड्स इन योर बीसीसी यूनिट सेल। तो बीसीसी यूनिट सेल में आपको मैं बता देती हूँ, बीसीसी यूनिट सेल में 2 वॉइड्स होते हैं, 2 तरीके के वॉइड्स होते हैं। बीसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है, और बीसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। इन बीसीसी यूनिट सेल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। एक यूनिट सेल के फेस के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक एज के सेंटर पे आपके ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 वॉइड्स होते हैं एट ईच फेस सेंटर, ठीक है। इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है, इनकी लोकेशन प्रेजेंट पता होनी चाहिए। अब आपको कैलकुलेट कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो यहाँ पे ये जो एज के सेंटर्स होंगे ना, एज के सेंटर्स, ये कौन से वॉइड है, रेड वाले जो वॉइड्स बना रही हूँ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। हर एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और हर फेस के सेंटर पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होने वाला है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो यहाँ पे होंगे इस तरीके से। ये जो फ्रंट फेस है, ये जो ब्लू है, ये 4 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाए, ठीक है। ऐसे इस साइड फेस के 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हर फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है बीसीसी यूनिट सेल के अंदर, और हर एज के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है। ऐसे ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 प्रेजेंट होते हैं एट ईच फेस सेंटर, ठीक है। ओके, तो इसी वजह से आप नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकाल सकते हैं। एक बीसीसी यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं ये आप निकाल सकते हैं।
और इसी चीज को यूज करके नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, ठीक। तो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, और पर यूनिट सेल फेस सेंटर पे कोई भी चीज प्रेजेंट होते है तो वो हाफ ही कंट्रीब्यूट कर रही होती है। ऐसे ही एक क्यूब के अंदर 12 एज होते हैं और पर यूनिट सेल वो 1/4 का कंट्रीब्यूशन दिखाती है। तो ये कितना हुआ और ये कितना हुआ, कितना हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो एक बीसीसी यूनिट सेल के अंदर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, एंड यूजुअली जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं दैट इज डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आप इसकी वजह से बोल सकते हो कि 12 ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकल के आएंगे। अदरवाइज आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की अगर हम बात करें तो 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पे फेस के सेंटर पे नहीं, हर फेस पे 4 आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो कैलकुलेशन करोगे तो 12 ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएंगे, ठीक है। अभी समझ आता है तो ठीक है, मैं समझाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझ नहीं आता तो एटलीस्ट इसको लर्न कर लेना, ठीक है। मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से वॉइड्स होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ आता तो ये काम की चीज़ है, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे बन के आ रहे हैं किस पे, बीसीसी यूनिट सेल में। पर आपको पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनते हैं। इस तरीके से बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, और इस तरीके से जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकती हूँ अगर आपको समझ आए तो, नहीं समझ आए तो इसको लर्न कर लेना। कमिंग बैक टू हमारी अ पोर्शन ऑफ अ यूनिट सेल, यहाँ पे हम बात करते हैं बीसीसी यूनिट सेल के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो बीसीसी यूनिट सेल्स चलो बनाते हैं। तो फर्स्ट यूनिट सेल हम ले लेते हैं, यहाँ पे उनके एटम्स को ऑरेंज कलर का दिखा देते हैं। ये फर्स्ट यूनिट सेल के एटम्स हैं, ऑरेंज यूनिट सेल। हम फ्रंट यूनिट सेल ले रहे हैं। एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल पे प्रेजेंट होंगे, और एक बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। ऐसे ही इसके पीछे जो यूनिट सेल है उसके एटम्स को हम ग्रीन कलर का ले लेते हैं। तो पीछे वाले यूनिट सेल के एटम्स ग्रीन कलर के ले लिए, ये भी पार्ट होगा, ये भी पार्ट होगा, ये वाला पार्ट भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी, और पीछे इसका ये वाला एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही साइड वाली यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो ये वाले एटम्स ले लेते हैं और रेड कलर के ले लेते हैं, ठीक है। कलर से ज़्यादा समझ आएगा आपको। अच्छा, ये पीछे वाला नहीं होगा, ये वाला हो गया, 8 हो गए, और एक बॉडी के सेंटर पे। ऐसे इसके पीछे जो एटम्स होंगे वो ये वाले, ठीक है, ये वाले होगा, ऊपर भी होंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करना है। हर एक एज के सेंटर पे होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और हर एक फेस के सेंटर पे होगा। फेस के सेंटर पे अगर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखना है तो ध्यान से देखो कैसे बनेगा। अगर हम ये फर्स्ट यूनिट सेल ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये वाली यूनिट सेल ले रहे हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, नहीं देखोगे ना तो चीज़ें गायब हो जाएंगी। मैंने पहले ही बोला है, सरफेस के ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा फोकस मांगता है। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। ये बीसीसी यूनिट सेल ही तो बना रखा है मैंने। तो एक ये वाली यूनिट सेल मैं ले रही हूँ, ठीक है। एक ये वाली यूनिट सेल मैंने ली है, इसके पीछे वाले यूनिट सेल ले लो, या ऊपर वाली लो, ये वाली यूनिट सेल ले लो। आप देखना कैसे मिलके आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। इनका कॉमन फेस ये वाला, यहाँ पे आपको फेस के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाऊंगी कैसे आया। तो ध्यान से देखो, ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम कंबाइन कर रहा है। नीचे वाली यूनिट सेल का बॉडी सेंटर एटम, ऐसे ही ऊपर वाली यूनिट सेल का भी तो एक बॉडी सेंटर पे एटम प्रेजेंट होगा ना यहाँ पे।
वो वाला आटम। तो आपको दिख गया, अब तो दिख जाना चाहिए। इस कॉमन फेस के 4 एटम्स जो कॉमन पे प्रेजेंट है, और नीचे वाली यूनिट सेल का एटम और ऊपर वाली यूनिट सेल का बॉडी सेंटर एटम क्या बना रहे हैं, फेस के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हर फेस के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। ये वाले एटम्स कंबाइन करेंगे, ये वाला एटम, उसकी साइड में जो यूनिट सेल होगा यहाँ पे एटम, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड हर फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। ये तो हमने एक पोर्शन ऑफ यूनिट सेल लिया है, आपका ये क्रिस्टल लैटिस लिया है, एक पोर्शन लिया है क्रिस्टल लैटिस का, बट ये हर तरीके से एक्सटेंड करता है। ठीक है ना, क्लियर है? आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, इसके बाद एच के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ध्यान से देखना। तो अगर मैं, आप देख रहे हो, ये वाली एज ले लेते हैं, ये वाली एज इस यूनिट सेल के भी कॉमन है, इसके पीछे वाली यूनिट सेल की भी कॉमन है, इसके साइड वाली और इसके पीछे वाली यूनिट सेल की भी कॉमन है, बीच से निकल रही है। तो पीछे वाली यूनिट सेल वाला एटम, इसके पीछे वाले यूनिट सेल का बॉडी सेंटर एटम, इसके आगे वाले यूनिट सेल का बॉडी सेंटर एटम और इसके साइड वाले यूनिट सेल का बॉडी सेंटर एटम, और ये ऊपर वाला एक एटम और एक नीचे वाला ये एटम मिलके यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये 4 एटम्स और एक ऊपर और एक नीचे, बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे ही हर एच के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, आप इसको दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आप बस इतना समझो, ये एक फेस है, इस फेस के यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ये एक फेस है, तो इस फेस के यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करना। आगे बात समझ में, बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा हर फेस के सेंटर पे, और हर एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा दैट विल बी 6, क्योंकि वो 6 एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? क्योंकि 4 एटम से मिलके बना हुआ है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, इसका 6 होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्लियर है? और ये उनकी लोकेशंस होती हैं, आप यहाँ पे याद रखने के लिए इस तरीके से बना सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद वॉइड्स की बात हो गई है। ठीक है, वॉइड्स के बाद हमें पैकिंग एफिशिएंसी की बात हो गई है। इसके बाद हमें बात करनी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो हमने बनाई थी, मैंने आपको बोला था जो डायगनली बॉडी के सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट है, ध्यान से देखो, अगर मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाना है तो मैंने बोला था ये एटम जो है, लेटस से कि ये वाला एटम है। ठीक है, यहाँ पे ये एटम्स हर एक बॉडी सेंटर से कनेक्टेड। कौन कौन सी बॉडी सेंटर से कनेक्टेड है? मैंने जब ए और आर के बीच में रिलेशनशिप बताया था, मैंने बोला था ये और ये एटम कनेक्टेड नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब टचिंग एटम्स होते हैं। तो ये वाला एटम आगे वाले यूनिट सेल के बॉडी सेंटर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला एटम जो है इसके पीछे जो यूनिट सेल है उससे कनेक्टेड होगा, क्योंकि ये वाला एटम ये 4 यूनिट सेल का पार्ट है, तो हर एक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला एटम इस यूनिट बॉडी सेंटर से कनेक्टेड होगा, इसके पीछे जो यूनिट सेल है उसके बॉडी सेंटर से कनेक्टेड होगा, इसके ऊपर जो यूनिट सेल है इसके बॉडी सेंटर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ऐसे ही इसके पीछे भी एक यूनिट सेल है उसके बॉडी सेंटर से कनेक्टेड होगा, ऐसे ही यहाँ से कनेक्टेड होगा, ऐसे ही इसके पीछे से कनेक्टेड होगा। तो ये जो एटम है आपका स्पेसिफिकली, ये किन किन से कनेक्टेड है? ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एटम से कनेक्टेड है। तो एटम्स जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 8 आता है। तो बीसीजी यूनिट सेल में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है। ठीक है, ये तो चलो कोऑर्डिनेशन नंबर कॉर्नर एटम का हो गया।
लेकिन जो एटम बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है उसका भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है ये हर एक कॉर्नर एटम के टच में है, इस कॉर्नर एटम्स के टच में है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है। तो एटम्स जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म कर रहे हैं वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 8 आएगा। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स जो बना रहे थे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता? 6 आ रहा था। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल, चाहे वो कॉर्नर पे प्रेजेंट हो चाहे वो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट हो, वो 8 एटम से जुड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता था उसका। ठीक है, सो ये हमने बात कर ली है। आई विल गिव यू अ क्विक समरी। अभी देखो टाइम मैंने ऐसे ही बोल रहा था कि 2 घंटे की हो गया, 3 घंटे हो गए, घंटे की वीडियो हो, बट द पॉइंट इज मुझे पता है आप लोग नहीं देखोगे, है ना। जब वीडियो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है तो नहीं देखी जाती, तो फिर से आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। अपने को ना व्यूज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट इज कि क्या हम रीच कर पा रहे हैं आप लोगों को जिनको हमारी ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पूरे पूरे लेक्चर्स भी देखते होंगे, क्या हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं? हमारा मेन मोटिव वो वाला है। ठीक है, व्यूज़ वगैरह ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि हम किसी की हेल्प कर पाए। जो एक्सप्लेनेशन आपको स्कूल्स में नहीं मिलती या फिर इतनी महंगी महंगी कोचिंग्स लेके खरीद के आपको वो प्रॉपर तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं होती है ना। वो हमारा एम है कि हम उस पर वर्कआउट करें, आप लोगों की हेल्प कर पाए। तो अगर मैं वीडियो लंबी बनाऊंगी तो आई नो एक पॉइंट के बाद ये बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, मेरा मन था कि मैं पूरा एक में करवा दूँ, बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है फिर आप ना वो हो जाओगे, लाइक आप नहीं देखोगे वो पूरी वीडियो। ठीक है, तो इसको अभी हम इतना ही रखते हैं। पार्ट 4 में हम HCP यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे और FCC यूनिट सेल का फॉर्मेशन देखेंगे। इसी तरीके का पैटर्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले पैकिंग देखेंगे, फिर देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वॉइड्स का, एटम्स का, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, अभी आज की क्लास में जितना भी करवाया है मैं उसको समराइज कर देती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम FCC और HCP के बारे में पढ़ लेंगे। क्लियर है? एंड आई रियली होप आप लोग बहुत मेहनत करेंगे। कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ लाइव में कन्वर्ट हो जाए सो दैट लाइव में आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आए, आप पूछ सकते हो अपने डाउट, तो हम वो भी करने को तैयार है। बस आपका जो भी व्यू पॉइंट है उसे कमेंट सेक्शन में लिखो। बस हम इतना चाहते हैं कि आप पढ़ो, लिखो, कुछ बन जाओ। ठीक है, इतना ही बस चाह रहे हैं, और तो कुछ डिमांड है नहीं, आपकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ बन जाए। बट वो मेहनत करने से ही होगी, बीच बीच में चीज़ें छोड़ के भागोगे तो वो कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती है, बट क्या आपका माइंड आपके कंट्रोल में है? क्या आपने अपने आप को कंट्रोल में रख रखा है? डिस्पाइट इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस के कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियोस को देखते हैं, एजुकेशनल वीडियोस को देखते हैं, तो उनकी तरह आप ओरिएंटेड हो या नहीं हो। ठीक है, या फिर आप जल्दी से डिविएट हो जाते हो। अपने ऊपर भी काम करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ है जो डिस्कस करनी है, आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, shagasius13 करके ID बना रखी है, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस पूछिए मुझसे। ठीक है, तो shag_asius13 इज़ द इंस्टाग्राम ID, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आप चाहोगे तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे, उस पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, है ना, वो भी कर सकते हैं। लाइव चाहते हो तो लाइव भी कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ हमें पता लगे आपके बारे में। ठीक है, तो जल्दी से हम वैसे एक लाइव क्लास लेके आएंगे, थोड़ी सी इंट्रैक्शन करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं shagasius13 करके। ठीक है, तो आप बता देना पढ़ ले साइंस के बच्चे हो। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्विक रिकैप कर लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या करा है। तो आज की क्लास में हमने यूनिट सेल्स को डिस्कस करा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स को डिस्कस करा है, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को डिस्कस करा है। राइट,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जब हम बात कर रहे थे पैकिंग की, तो यहाँ पे जो पैकिंग हो रही थी वो ए टाइप की लेयर के थ्रू पैकिंग हो रही थी, जहाँ पे ए जो था दैट वाज 2D का स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाली हमने ये वाली लेयर ली थी, है ना। और अगर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ए बी टाइप की पैकिंग आपको देखने को मिल रही थी। यहाँ पे अगेन जो ए लेयर था वो 2D का स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, है ना, 2D की स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी। क्लियर है। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी, अच्छा z वैल्यू कितनी निकल के आई थी, यहाँ पे z वैल्यू 1 निकल के आई थी, और a इज इक्वल्स टू 2r वाला रिलेशनशिप हमने देखा था, और सबको फॉर्मूले में पुट करा था, तो पैकिंग एफिशिएंसी अराउंड 52% आ रही थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ये फर्स्ट पार्ट था। इसकी z वैल्यू कितनी निकल के आई थी, BCC यूनिट सेल में 2 निकल के आई थी, और a√3 इज इक्वल्स टू 4r वाला रिलेशनशिप था। इसको जब आपने पैकिंग एफिशिएंसी में पुट करा तो पैकिंग एफिशिएंसी 68% बन के आई थी। ये हमने पोर्शन करा। फिर हमने इसमें वॉइड देखा, जो थर्ड पार्ट था, यहाँ पे एक क्यूबिकल वॉइड प्रेजेंट था, सिर्फ एक ही क्यूबिकल वॉइड प्रेजेंट था। क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो लिखा है वो क्यूबिकल वॉइड का लिखा है, दैट वाज 8, और इसकी जो लोकेशन थी वो कहाँ थी, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट थी, ठीक है ना। अगर हम बात करें इस पोर्शन में, तो हमारे पास यहाँ पे जो वॉइड्स थे वो 2 तरीके के थे। तो हमारे पास 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे यहाँ पे, और 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की जो पोजीशन थी, एवरी फेस सेंटर, हर वॉइड 1 एट फेस सेंटर, एट ईच फेस सेंटर एंड एज सेंटर्स, ठीक है। तो ये आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन थी, और 12 क्या थे, 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे, 4 एट ईच फेस, हर फेस पे 4 थे, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे फेस सेंटर पे एक और एक एज सेंटर पे, इस तरीके से था, हर एक एज सेंटर पे इस तरीके से एक फेस की बात कर ले तो यहाँ पे था, है ना। इसके बाद क्या करी थी, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था, हो गया। इसके बाद हमें बात करनी थी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम की। जो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में आया था वो कितना था, 6, लेकिन इस केस में एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया था, एटम आपका कॉर्नर पे हो या फिर बॉडी के सेंटर पे, दोनों ही केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया था वो कितना था, 8। सो दिस इज द समरी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ओवरलैपिंग करवाई है 2 तरीके से, ए और ए बी। अभी जो नेक्स्ट हमें करना है, नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 में जो हम करेंगे, दैट विल बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D वाली हमें बनानी है। तो इन दोनों के ही केस में जो 2D यूनिट सेल हम लेंगे वो कौन सी लेंगे, 2D यूनिट सेल हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D वाली लेंगे, है ना, ये वाली यूनिट सेल लेंगे। आप देखोगे इसकी ABC पैकिंग से, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की ABC लेयर हम लगाते हैं, तो वहाँ से FCC यूनिट सेल मिलती है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की AB लेयर आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D वाली देती है, ठीक है। तो पार्ट 2 अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसमें तो दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। तो पार्ट 2 पढ़ लेना, फिर आपको चीज़ें स्मूथ लगेंगी। क्लियर है, ओके। पार्ट 2 के बाद पार्ट 4 भी कर लेना। सो आज की क्लास में हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम FCC यूनिट सेल और HCP यूनिट सेल और डेंसिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। फिर एक क्लास मिलेगी जिसमें हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और फिर एक और क्लास ले लेंगे जिसमें NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। NCERT को साइड बाय साइड रीड करते जाओ, अब आपको लैंग्वेज ईजिली समझ आने लगेंगी,
ठीक है। और जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं उतने क्वेश्चंस आप करते जाइए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग रखिए, स्टार्टिंग से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, लास्ट मोमेंट में चीज़ें मत करना। बहुत टाइम है, आराम से कर लोगे आप लोग, क्योंकि हमें चीज़ों को रिवाइज भी करना है। आप 1 महीने चैप्टर पढ़ते हो, 1 महीने नहीं पढ़ोगे, भूल जाओगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो, तो बहुत एफर्ट लगता है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से चैप्टर को पहले पढ़ लो, बहुत स्ट्रांगली कर लो, और हर हफ्ते 2 हफ्ते में उसको रिवाइज करते चलो, ठीक है। तो इस तरीके से एंड में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो कीप योर प्रिपरेशन स्ट्रांग। टिल देन, keep learning, keep growing. We'll meet you in part 4. Till then, thank you so much for watching. Have a great time.